क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 16 पाई टी प्लस 32 टी स्क्वायर। तो फालतू में 1600 डाला कि 4 कॉमन भी निकल सकता है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा और टी स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेता हूँ 8t स्क्वायर माइनस 4 पाई टी प्लस पाई स्क्वायर। क्वाड्रेटिक आ गया। इस क्वाड्रेटिक को पर इसके रेंज ढूंढ लेते हैं। इसी क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे ढूंढना है, क्या मेथड होगा तो सबसे इजी है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ये बना था हमारे पास 4 टाइम 80 स्क्वायर माइनस 4 पाई टी प्लस टी स्क्वायर। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला। ये कौन सा होगा, अपवर्ड के डाउनवर्ड, अपवर्ड। टी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्सिस को अपने टी बना दिया है, मतलब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, टी के रिस्पेक्ट बातें। और ये तो उसकी मिनिमम या किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढने का सबसे इजी तरीका क्या है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया, थोड़ा बहुत भी आप लोगों को 11th की बातें याद हो, क्वाड्रेटिक तो सबसे लास्ट में पढ़ा था। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस b/2a कोमा माइनस d/4 है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस d/4 है। बट वो इसमें यूज नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं यूज करता क्योंकि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाई हुई बात है। यहाँ पर इसको आपने टी ले लिया है तो इसलिए वो नहीं यूज कर पाऊंगा, इसलिए मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते थे, मिडिल टर्म को 2 ऐसे, उसके पहले और एक काम करते थे 8 कॉमन टी स्क्वायर के साथ कभी भी कोएफिशिएंट नहीं रखते थे। 8 बाहर गया 32, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस पाई/2 टी प्लस इसको किसके साथ इक्वेट करते थे 2ht। इसमें टी वेरिएबल है, x माइनस h का होल स्क्वायर जब करते हो तो मिडिल टर्म कौन होता है 2hx। तो इसको किसके साथ इक्वेट करूंगा 2ht के साथ। जब इसको इक्वेट करता हूँ 2ht इक्वल टू पाई/2t, तो t और t कैंसिल, h इक्वल टू पाई/4। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, पाई²/16 32 टी स्क्वायर माइनस पाई/2t प्लस पाई²/16 प्लस पाई²/16 करूंगा तो सामने भी मैंने मेरी मर्जी से थोड़ी ना कुछ कमी कर लूंगा। अगर कुछ ऐड किया तो सामने सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। वो सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या मिलेगा आपके पास, क्या होगा ये 32 इंटू ये पूरा होल स्क्वायर हो गया किसका t माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस पाई²/8 माइनस पाई²/16 क्या हो जाएगा, पाई²/8 माइनस पाई²/16 प्लस पाई²/16। करेक्ट। किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा ही होगा, उसको आपने क्या ऐड किया प्लस पाई²/16 तो ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, t माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई²/16 हमेशा पाई²/16 से बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो तो 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो t माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई²/16 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 32 इंटू पाई²/16 2 पाई²। सही है। नॉर्मल अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ना t की जगह सपोज x का टर्म होता तो मैं लिख के आता इसका आंसर 2 से बड़ा होगा अप टू द इनफाइनाइट तक जाएगा। बट वो इसमें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि t आपने किसको लिया है x को, उसकी खुद की एक रेंज है, वो कहीं तक भी नहीं जा सकता। इसी के हिसाब से t आपने sec इनवर्स x को लिया है और वो sec इनवर्स x की रेंज क्या है 0 से लेके पाई। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 0। किसी का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी 0। ये 0 कब होगा क्या पाई/4 sec इनवर्स की रेंज में होता है तो पाई होता ही है, इसका मतलब कि 0 हो सकता है
ठीक है। अब मैक्सिमम हमने देखा कि सेक इनवर्स एक्स कहाँ तक जा सकता है, पाई तक। तो यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 की बात चल रही है, तो सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4। मिनिमम का टेंशन नहीं है क्योंकि मिनिमम तुम्हें पता चल गया पाई बाई 4 पे मिनिमम देता है और पाई बाई 4 रेंज में है, तो मैं मिनिमम को लेकर कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ मैक्सिमम को लेकर टेंशन ले रहा हूँ। सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 उसका स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर चाहिए आपको, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16। फिर इसमें क्या ऐड करने को बोला है, पाई स्क्वायर बाई 16, तो 9 पाई स्क्वायर बाई 16 में पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड किया तो 10 पाई स्क्वायर बाई 16, इसको फिर आपने किससे मल्टीप्लाई किया 32 से, 10 to 32, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 20 पाई स्क्वायर। तो ये चालू कहाँ से हुआ था 2 पाई स्क्वायर से, कहाँ से चालू हुआ 2 पाई स्क्वायर से, खत्म कहाँ हुआ 20 पाई स्क्वायर पे स्टार्ट हुआ था, तो मिनिमम 2 पाई स्क्वायर से मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वो 20 पाई स्क्वायर। अब वापस आ जाता है क्वेश्चन में, बोला था कि द सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तो 2 पाई स्क्वायर प्लस 20 पाई स्क्वायर आ गया ना 22 पाई स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। और भी एक ऑप्शन है मैक्सिमम मिनिमम, तो डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, बट अभी तक आप लोग उस लेवल पे हो नहीं है। तो मैंने वही बोला जब तक आपको डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट का आता नहीं आप लोगों को, तो उसका इनवर्स डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है इसलिए अभी नहीं करना, और वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा इजी है। परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना है, बचपन से बनाता है, बचपन वाला तो हमारा बचपन 11th स्टैंडर्ड था, 11th स्टैंडर्ड में हर कॉनिक सेक्शन में हर क्वेश्चन में यही काम किया हमने, है ना, शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड एलिप्स, शिफ्टेड हाइपरबोला में क्या किया हमने, परफेक्ट स्क्वायर तो बनाया है। तो ये ज्यादा बेहतर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बच्चा आप लोगों को इनवर्स ट्री को पूरा समझा दिया, जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया काम कंप्लीट करो, बिकॉज ये इनवर्स ट्री से ज्यादा इसकी जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, राइट, इसलिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। तो अभी तक मैंने आप लोगों को हमारा 12th जब से चालू हुआ मैंने अभी तक आप लोगों को 2 चैप्टर करवा दिए, देखा जाए तो कौन कौन से, एक फंक्शन रिलेशन तो नहीं करवाया बट हाँ फंक्शन करवा दिया मैंने आपको, और फंक्शन के बाद मैंने आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा दिया। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पार्ट बाकी था जो 12th में बाकी था वो हमारा खत्म हो गया, तो हमने पूरा ट्रिगो कर लिया। 3 चैप्टर हम लोग 11th में पढ़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जिसमें बहुत कम है साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह, वो 3 चैप्टर हम 11th में करते हैं। एक चैप्टर हमारा 12th में होता है इनवर्स ट्री, तो मैंने आपको करवा दिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जो हमारा अलजेब्रा का एक चैप्टर बाकी है, बिकॉज बाकी तो 11th में किया आप लोगों ने, 12th में एक चैप्टर करना है, कौन सा, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो ये डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस होता है बेसिकली, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज वर्ड, कंप्यूटर अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है तो पढ़ा है, तो नहीं आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कंप्यूटर में, अरे सुने, अच्छा ठीक कोई बात नहीं, ये तो पता होगा आप लोगों को कि जब आप कंप्यूटर को मैं कुछ भी कीबोर्ड से एंटर करते हो, अगर मैंने सतीश एंटर किया तो उसको थोड़ी ना सतीश समझ आता, उसको तो क्या समझ आता है, लैंग्वेज समझ आता है, उसको वही लैंग्वेज समझ, वही नंबर समझ आता है, क्या क्या वो जब स्टोर करेगा, जब भी मैं कुछ एंटर करूंगा तो स्टोरेज स्टोर करेगा हार्ड डिस्क पे, जब वो स्टोर करता है तो हर चीजों को इजीली एक्सेसिबल होने के लिए वो हर चीज को, फिर कुछ भी मैं एंटर करता हूँ वो हमेशा उसको टेबल मैनर में अपने अंदर सेव करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मैक्सिमम हर चीजों को हम लोग जब भी एक्सेल हो या वर्ड हो तो हम लोग मैक्सिमम चीजें किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, टेबल मैनर में। तो जो टेबल मैनर में आपकी चीजें जो स्टोर होती है सीपीयू के अंदर, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं अरे, और उसी अरेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो कंप्यूटर का अरे
और मैथमेटिक्स का डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस वो एक ही है। इसीलिए डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हर एलिमेंट, हर एंट्री, हर डेटा हमेशा टेबल मैनर में होगा, राइट। तो फिर ये दो अलग अलग क्यों बनाए? तो दो अलग अलग चैप्टर बनाने का रीजन ये था कि डिटरमिनेंट के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन ये है कि डिटरमिनेंट में जब भी आप कोई चीज एंटर करोगे तो डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में एक्सेस होगा, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट में ही डेटा लेगा। स्क्वायर फॉर्मेट का मतलब है जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स, राइट। मैट्रिसेस का तरह से कोई कंडीशन नहीं, आपके 2 रो 5 कॉलम हो सकते हैं, 5 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, बट डिटरमिनेंट के अंदर हमेशा स्क्वायर ही होगा। 2/2 का डिटरमिनेंट हो सकता है। जो डिफरेंस है पहले दोनों के बीच में, डिटरमिनेंट का सिंबल पहले से क्लोज ब्रैकेट जैसा होता है, सॉरी ऐसा होता है, मोड जैसा। डिटरमिनेंट का ऐसे लिखते हैं I क्रॉस J, I रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज, J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। बट डिटरमिनेंट के अंदर कंडीशन क्या है? I मस्ट बी इक्वल टू J। और हम लोगों को तो सिलेबस में सिर्फ 2 ही डिटरमिनेंट आएंगे, 2/2 या तो 3/3। आप लोग आगे जब जाओगे इंजीनियरिंग में, जब नेक्स्ट में पढ़ोगे तो आप 9/9 के भी डिटरमिनेंट आते हैं, राइट। बट अभी तो आप लोग को सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं, 2/2 पढ़ोगे, 3/3 पढ़ोगे। और जब आप लोग 2/2 पढ़ोगे तो 2/2 का मतलब क्या हुआ? 2 रोज है और 2 कॉलम है। यहाँ पर ये आप लोगों का फर्स्ट रो, ये आप लोगों का सेकंड रो, ये आप लोगों का फर्स्ट कॉलम, ये आप लोगों का सेकंड कॉलम। इसको बोलेंगे जैसे 2/2 का डिटरमिनेंट, राइट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, यहाँ पर जो R1 C1 का कॉम्बिनेशन है, इसको लिखा कैसे देगा? A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। पहले हमेशा रो लिखा जाएगा, बाद में हमेशा कॉलम लिखा है। तो इसको क्या लिखोगे? A21। तो फिर इसको क्या लिखोगे? A2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सही है। अगर 3/3 का डिटरमिनेंट है, 3/3 का डिटरमिनेंट, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 9, 3 रोज 3 कॉलम। तो यहाँ पर जो होगा वो A11, यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर जो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गए 9 एलिमेंट, ठीक है, राइट। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बोर्ड में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कंस्ट्रक्ट 2/2 determinant, construct 2/2 determinant with the condition A of ij is equal to I plus 2j divided by 3. Construct 2/2 determinant with the relation A of ij equal to I plus 2j by 3. तो 2/2 का डिटरमिनेंट अगर कंस्ट्रक्ट करना तो कितने एलिमेंट होंगे? 4। ये 4 होंगे। ये 4 एलिमेंट की वैल्यू जाननी होगी मुझे, और उसके लिए A11 A11 I को भी क्या रखना है 1, J को भी क्या रखना है 1, तो 1 plus 2 3, 3/3 तो 1। A12 मतलब I को 1, J को 2, तो 1 plus 4 5, 5/3। A21 I को 2, I2 J1 तो 4/3, सही है। A22 2 plus 4 6/2 तो 3। फिर 2/2 का डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट करने को बोला था, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, जब डिटरमिनेंट को हम रीड करके आपको किसी को सुनाना है तो हमेशा पहले रो बोलोगे, मतलब रो से बोलेंगे। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि A11 A21, हम हमेशा क्या बोलेंगे? A11 A12 A21 A2। तो यहाँ पर A11 कौन है? 1। A12 कौन है? A21 कौन है? 4/3। A22 कौन है? 2। मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया। जैसे क्वेश्चन क्यों आते हैं कि बच्चों को पता है ना कि एलिमेंट को कैसे एक्सप्रेस करते हो, पता करने के लिए, है ना। बाकी बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट के पास क्या रिस्ट्रिक्शन है भाई? ये स्क्वायर फॉर्मेट में ही होता है, जितने रोज उतने ही कॉलम। फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे सोल्व की जाती है? डिटरमिनेंट का वैल्यूज को जब हम लोग सोल्व करेंगे, जैसे 2/2 का कोई डिटरमिनेंट है, जैसे ये मेरे पास आया था 1 5/3 4/3 and 2।
अगर ये स्क्वायर फॉर्मेट है, अगर ये स्क्वायर फॉर्मेट है तो स्क्वायर फॉर्मेट में दो डायगोनल्स होंगे, ये देखिए, इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ये आपको कौन सा डायगोनल है? प्राइमरी डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो जब आप डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो तो हमें करना क्या होता है, हमारे प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को 1 into 2 is 2 में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5/3 into 4/3 तो क्या हो जाएगा 20/9। तो 2 minus 20/9, ये -2/9 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये दिखता मोड जैसा है बट वो सिर्फ सिंबल, ऐसा नहीं कि ये है तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, इसको कुछ मोड से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली आप जब सोल्व करोगे तो ध्यान पर ये रखना है, प्राइमरी डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, सेकेंडरी में से प्राइमरी नहीं होना चाहिए, वरना साइन बदल जाएगा ना, +2/9 आ जाता है। वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब ये 2/2 का तो बहुत सिंपल था सोल्व करना। 3/3 की जब आप बात करोगे 1 0 2 -1 4 -6 3 2 5, ऐसा कुछ 3/3 का डिटरमिनेंट दिया और बोलते हैं कि इसको सोल्व करके दो। 2/2 का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। 3/3 को सोल्व करने के लिए मेरे पास 6 मेथड है, 6 भी नहीं 7 मेथड। कैसे 7? मैं 3/3 को सोल्व करने के लिए मैं कोई भी रो को लेके भी सोल्व कर सकता हूँ, कोई भी कॉलम को लेके भी सोल्व कर सकता हूँ। मेरे पास 3 रो है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। आपको जैसे करना है। सपोज मैं फर्स्ट रो लेके कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, 1 3 and 2। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 3 and 2। तो पहला एलिमेंट आप लोगों का 1 है। अब प्रॉब्लम क्या है कि डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो है वो कोई भी हो सकता है। हम लोगों को तो सिलेबस में चलो 2/2 और 3/3 दो है, बट सोल्व करने का जो तरीका बने ना वो सिर्फ 2/2 का बना पाए। 3/3 को सोल्व करने का कोई तरीका ही नहीं उसके पास, 4/4 को सोल्व करने का कोई तरीका ही नहीं, 5/5 को सोल्व करने का कोई तरीका ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं, अगर 3/3 को भी सोल्व करते तो पहले 3/3 को कन्वर्ट करते हैं 2/2। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर मैंने 1 लिया तो हम क्या करते थे, 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम को कंसीडर नहीं करते। तो अगर मैंने 1 वाला रो छोड़ दिया, 1 वाला कॉलम छोड़ दिया तो बचा 4 -6 2 and 5। अब ये तो 2/2 हो गया, इसको तो सोल्व करना आता है। उस रो का पहला एलिमेंट कौन है, 1 लोगे तो क्या करोगे, आप 1 वाला रो छोड़ोगे, 1 वाला कॉलम छोड़ोगे, बाकी जो एलिमेंट बचे वो लिख दिया, तो 2/2 में कन्वर्ट हो गया। उसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 3। सेम वे 3 वाला रो छोड़ो, 3 वाला कॉलम छोड़ो, तो क्या बचेगा, -1 -6 3 and 5। फिर इसका लास्ट एलिमेंट कौन है, 2। तो 2 जब लोगे तो सेम, 2 वाला रो छोड़ोगे, 2 वाला कॉलम छोड़ोगे, तो क्या बचेगा, -1 4 3 and 2। और जैसे 2/2 में आओगे तो फिर आपको सोल्व करना आता है, राइट। पर इनके बीच में कुछ साइन भी तो होगी। वो साइन के पीछे का एक्चुअल लॉजिक ये है कि जब आप लोग एलिमेंट कंसीडर करते हो तो आपको चेक करने का कि उनके रोज या कॉलम के बीच में गैप है या नहीं। ये 4 -6 कौन सा रो का एलिमेंट है, सेकंड रो। कौन से रो का एलिमेंट है, 4 और -6 सेकंड रो। 2 और 5 किसके एलिमेंट है, थर्ड। तो सेकंड रो और थर्ड रो के बीच में कोई गैप नहीं है। फिर कॉलम चेक कर लूंगा, 4 and 2 सेकंड कॉलम, -6 and 5 थर्ड कॉलम। ना तो रो में गैप है ना तो कॉलम में गैप, अगर गैप नहीं है तो प्लस लिया जाएगा। अब जब मैं यहाँ पहुंचा, -1 -6 -1 -6 फिर 3 and 5, ये सेकंड रो, ये तो सेकंड और थर्ड के बीच में गैप नहीं है बट कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, तो बीच का सेकंड कॉलम आपने यूज ही नहीं किया, तो गैप आया तो माइनस। फिर जब मैं थर्ड में आया तो -1 4 3 and 2, ना तो कॉलम में गैप है ना तो रो के बीच में गैप है, कोई गैप नहीं है, तो फिर
प्लस। ये एक्चुअल कंसेप्ट इसके कि कैसे वो लोग साइन लेते हैं, बट हम बच्चों को बोलते हैं गेम के चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज होंगे। उस हिसाब से इतना याद कर लो, ऑल्टरनेट साइन होता है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो भी रो लेके कर रहे हो, सपोज अपने फर्स्ट रो लेके किया तो पहला प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। अगर आप सेकंड कॉलम को लेके सोल्व करते हो तो पहला माइनस होता, फिर प्लस होता, फिर माइनस होता, है ना। या तो गैप के हिसाब से ध्यान में रखो, या तो फिर ये ऑल्टरनेट साइन के हिसाब से ध्यान रखो, कोई गैप मेथड फॉलो करो। फिर इसको सोल्व करूंगा मैं तो क्या होगा, ये 20 माइनस माइनस प्लस 12 तो 32, फिर -3, ये -5 और ये माइनस प्लस 18 माइनस 5 30 प्लस 30 ना, फिर ये -2 -12 तो क्या हो जाएगा -4, करेक्ट। इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा 32 -39 -28, 32 में से 28 गया, 32 में से -28 गया तो 4 माइनस 39 तो कितना आ गया -35। ये किसको लेके सोल्व किया मैंने, फर्स्ट रो, तो मेरा आंसर कितना है -35। इसी डिटरमिनेंट को मैं सोल्व करता हूँ सेकंड थर्ड कॉलम को लेके, सेकंड कॉलम को लेके करते हैं, सेकंड कॉलम को लेके करते तो सेकंड कॉलम मतलब कौन, ये कैसे सोल्व करूंगा, तो सेकंड कॉलम का सबसे पहला एलिमेंट कौन है, तो जब आप 3 लोगे तब रो छोड़ोगे, रो छोड़ेंगे, ये कॉलम तो बचेगा क्या -1 -6 3 5, करेक्ट। फिर उसी सेकंड कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट कौन, 4 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे तो क्या बचेगा 1 2 3 5। उसी सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट कौन, 2। जब 2 जब लोगे तो रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे तो कौन बचेगा 1 2 -1 -6। अब साइन कैसे होगी, अगर इसके हिसाब से देखो तो पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सोल्व करते हैं, पहला वाला जो है -3 के साथ -5 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 30, प्लस 4 के साथ 5 -6 फिर -6 और माइनस प्लस तो -4, करेक्ट। क्या होगा इसका आंसर -39 -4 प्लस, तो -39 -4 -43 प्लस 8 नहीं आया तो आना भी चाहिए। तो आप कोई भी रो लेके सोल्व करोगे, कोई भी कॉलम लेके सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा -35। तो आपके पास नॉर्मली ऐसा कभी नहीं, मैं तो नहीं देखा कभी कि आपको ये बोला जाता है कि तो आपको इसी रो लेके सोल्व करना, इसी कॉलम लेके सोल्व करना। आप अपनी इच्छा से जिसको आपको ठीक लगता है उसको लेके सोल्व करना चाहिए, बट उस रो को लेके या उस कॉलम को लेके सोल्व करो जिसमें जीरोस मैक्सिमम, जिसमें चलो 0 कहीं नहीं है तो किसी को भी लेके करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर यहाँ भी एक 0 था, यहाँ भी एक 0 था, तो मैं ऑब्वियसली सेकंड रो लेके करता हूँ। क्यों, एटलीस्ट 0 वाला टर्म तो लेने की जरूरत ही नहीं है, 0 into something 0 ही होगा, तो सिर्फ आपको एक एलिमेंट सोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो जिसमें मैक्सिमम 0 हो उस रो या उस कॉलम को लेके सोल्व करो, राइट। अदरवाइज कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इसी को लेके करना है, वो जो इजी पड़ता होगा उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। ये 6 मेथड क्यों मैंने बोली, एक रो 3 रो और 3 कॉलम, तो 6 ऐसे ही हो गए। और 7वीं मेथड होती है, 7th मेथड होती है, दिस इज कॉल्ड द सारस मेथड। ये सारस नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया। ये जो 2x2 है वो भी बेसिकली सारस ने ही बनाया है। उसने हमेशा डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका जो बताया वो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, आप डायगोनल से सोल्व करो। अब ये सब लो ही मत, कहाँ गैप है ना कहाँ नहीं है, वो सब देखो ही मत।
आप उसको डायगोनल से सोल्व कर। आपने 2/2 कैसे सोल्व करते हैं? डायगोनल से तो करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं, राइट। सेम आपको 3/3 में यही करना है, बट 3/3 में आप देखोगे तो ये आप लोगों का पहला कॉलम है, ये हम लोगों का सेकंड कॉलम है, ये हम लोगों का थर्ड कॉलम है। अब इसके अंदर अगर मैं डायगोनल लेने जाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल होगा, फर्स्ट प्राइमरी डायगोनल है, और ये सेकेंडरी डायगोनल। अगर मैं इस प्राइमरी डायगोनल में से अगर इस सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। वो आंसर इसलिए नहीं आएगा ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का यूज ही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट को यूज करने के लिए, और वैसे भी 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो उन्होंने बोला कि सारे एलिमेंट को यूज करने के लिए आप बस इतना कर लो, ये तो फर्स्ट कॉलम है ना, इसको आप फोर्थ कॉलम बना लो, और जो सेकंड कॉलम है उसको आप फिफ्थ कॉलम बना लो। तब आपके पास एक डायगोनल नहीं है, एक प्राइमरी डायगोनल नहीं है, आपके पास 3 प्राइमरी डायगोनल है। कैसे? ये पहला, ये दूसरा, और ये थर्ड वन। इसको सोल्व करते हैं। 1 into 4 into 5 20 plus 3 into minus 6 into 3 minus 24 plus 2 into minus 1 into 2 minus 2। प्रिंसिपल डायगोनल को प्लस कर देंगे और उसमें जो किसको माइनस करेंगे, सेकेंडरी डायगोनल। तो 3 प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी कितने बनने चाहिए, 3 बन रहे हैं। ये पहला, ये दूसरा, और ये थर्ड वन। तो अगर फर्स्ट लेता हूं तो 3 minus 1 and 5 minus 15, तो माइनस माइनस प्लस 15 कर लेता हूँ। माइनस 1 into minus 6 into 2 माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 कर लेता हूँ। माइनस 2 into 4 into 3 माइनस 24। 3 प्राइमरी में से 3 सेकेंडरी को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसको सोल्व करोगे तो सारे प्लस वाले साथ में लेता हूँ तो 20 plus 15 35, 35 plus 12 47, 47 में से 54 गया, -7 -7 -4 -11 -24। तो सारा मेथड में बस ये है कि आप लोग उसको डायगोनली सोल्व कर सकते हो। तो आपको अगर रो कॉलम में नहीं जाना है तो आप लोगों के पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप लोग उसको डायगोनली सोल्व कर लो। करना कैसे, डायगोनल बनाने के लिए 3/3 है तो आपको 2 कॉलम ऐड करने पड़ेंगे सारे एलिमेंट को यूज करने के लिए। कैसे यूज करोगे, नहीं पूछने का भी नहीं आने की बात होगी। 3 रो 3 कॉलम थे, फोर्थ कॉलम को किसको बनाओगे, जो फर्स्ट कॉलम होगा उसको क्या बना लो, 4, और सेकंड कॉलम को क्या बना लो, और 3 डायगोनल बनेंगे, 3 प्राइमरी डायगोनल बनेंगे और 3 प्राइमरी में से 3 सेकेंडरी को सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 प्राइमरी में से 3 सेकेंडरी को सब्ट्रैक्ट कर लो तो जो मिलेगा वो आपका आंसर। ठीक है, तो आप जिसमें बोले कि कभी कहीं लिखा नहीं जाता किसी से करो, आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा इजी है, कौन सा इजी आपको लग रहा है वो आप कर लो। आप क्लियर इतना? क्या देखा, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, जितने रोज होंगे उतने ही उसके अंदर कॉलम्स होंगे। उसको सोल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, मतलब उसको मतलब जैसे 2/2 को सोल्व करने होगा तो एक ही ऑप्शन होगा, प्राइमरी डायगोनल में सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट कर लो। और 3/3 को जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास अलग अलग रोज की मेथड है, कॉलम्स की मेथड है और सारस मेथड भी है। साइन चेक ध्यान में रखना, ऑल्टरनेट साइन होता है, या फिर आप कंसेप्चुअली ये भी देख सकते हो कि जहां गैप आएगा यहाँ पर प्लस क्यों आया होगा, जैसे सेकंड कॉलम को लेकर सोल्व किया तो यहाँ पर प्लस आया क्योंकि यहाँ पर 2 का गैप है, रो में भी एक गैप आ रहा था, देखो ना 1 2 1 2 3 5, तो रो में भी गैप आया, कॉलम में भी गैप है, रो का एक गैप, कॉलम का एक गैप, तो माइनस माइनस हो प्लस। तो नॉर्मली बना गैप के हिसाब से, बट फिर वो हम लोग इजीली याद करेंगे, ऑल्टरनेट साइन याद करेंगे। क्लियर है मतलब? आप
आप लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट एक एप्लीकेशन जो बताया गया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा दूं, क्योंकि हो सकता है कि कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल सोल्व करने में मुझे प्रॉपर्टीज की जरूरत है। पहले प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सोल्व करना हमने सीख लिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है पता चल गया। 2/2 कैसे सोल्व करेंगे, 3/3 कैसे सोल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, अच्छा मैं जो भी प्रॉपर्टी आपको समझा रहा हूँ ये सब कुछ 3/3 को लेकर समझा रहा हूँ, और जो 3/3 में एप्लीकेबल होगा सब कुछ 2/2 में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए, ये ABC है, ये DEF है और ये 0 0 0 है, तो मैं सॉल्व क्यों करूंगा, आंसर क्या होगा 0। फिर मैं थर्ड रो लेके सॉल्व करूंगा तो 3/0 का आंसर क्या हो जाने वाला है 0। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एक रो या एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर कितना हो जाएगा 0। सेकंड, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, ये ABC है, ये DEF है, ये वापस ABC, तो R1 इक्वल टू R3, आपका फर्स्ट रो जो है वही आपका एग्जैक्टली सेम। अच्छा ACB भी होगा तो भी सेम नहीं बोल सकता, सेम ऑर्डर में भी होना चाहिए सब कुछ। ये ABC है, ये भी ABC है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या तो दो कॉलम, रो या तो कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होगा तो काम नहीं करेगा। रो रो के साथ सेम होना चाहिए, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, इसका आंसर 0। कोई भी दो ऐसे जरूरी कि R1 R3 R1 R2 भी सेम होगा तो भी चलेगा, C1 C3 सेम होगा तो भी चलेगा, बट कॉलम कॉलम या तो रो। तो आपका आंसर डायरेक्ट आप लिख के आ जाना, इसके दो रो सेम है, इसका आंसर 0। थर्ड, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आप लोग ट्रांसपोज करते हो तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज का मतलब है कि मैं उसके रो को कॉलम बना लूंगा और कॉलम को रो बना लूंगा। इसका ट्रांसपोज करने पर इसका जो फर्स्ट रो है ना वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ABC फर्स्ट कॉलम, DEF सेकंड कॉलम बनेगा, DHI थर्ड कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर अगर मेरा इस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर K था तो अभी भी इसका आंसर K ही है। A का डिटर्मिनेंट का आंसर और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये उसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप लोग दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, जैसे हमारे पास सपोज एक डिटर्मिनेंट है ABC DEF GHI, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ी और मैं अगर R1 और R2 को इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए आप इसको सेव कर लो, R1 की जगह पर R2 को रिप्लेस कर लो, R2 की जगह पर, तो अब क्या होगा, ये DEF कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर मतलब सेकंड रो था वो क्या बन गया होगा फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो था वो क्या बन गया होगा सेकंड। तो आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर में बस इतना फर्क पड़ेगा, अगर इसका आंसर अगर इक्वल टू K आ रहा था सपोज, तो इसका आंसर आज भी K ही रहेगा, बट साइन बदल जाएगा। ऊपर प्लस K आ रहा था तो नीचे माइनस K आ जाएगा, राइट। बट जैसे हम बताए कि R1 R2 के साथ चेंज हुआ तो माइनस Q, और फिर वापस इसके बाद मैंने और एक स्टेप किया कि C1 C3 को इंटरचेंज कर दिया। C1 C3 को इंटरचेंज करने वाले की कॉलम कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। C1 कहाँ जाएगा C3 की जगह पर, C3 कहाँ जाएगा C1 C3 की जगह पर गया, C3 C1 की जगह पर आया, तो ये क्या हुआ
FCI, ये क्या हुआ EVH, और ये क्या हुआ DH। तब इसका आंसर कितना होगा प्लस के, क्योंकि माइनस के तो हो ही गया था। अब कॉलम को इंटरचेंज के तो वापस साइन बदला, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, राइट। तो कभी भी आप लोग किसी भी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करते हो अपनी पोजीशन से, तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट साइन ऑपोजिट हो जाएगा। आप इंटरचेंज पर जब करोगे तो रो का रो के साथ ही कर सकते हैं, में रो कॉलम को इंटरचेंज कर लो, R1 C1 को इंटरचेंज कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। रो के साथ इंटरचेंज होगा, कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा, तो साइन में सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप किसी भी डिटरमिनेंट में से, जैसे कि मैं वैल्यू लेके बताता हूँ, ये दिया हुआ आपको 2 4 10, ये दिया हुआ है 3 6 12, अब देखा जाए तो इसमें 3/3 का डिटरमिनेंट है, सारे के सारे एलिमेंट इवन है, राइट। बट ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे अगर एलिमेंट इवन है तो 2 कॉमन ले, 2 कॉमन तो आएगा बट एक, क्योंकि आपने जब डिटरमिनेंट को सोल्व किया करते हो आप लोग, तो मेथड के हिसाब से आप किसी एक ही रो या एक ही कॉलम को लेकर सोल्व करते हो, इसलिए जो भी काम होगा ना वो एक टाइम पर एक ही रो में या एक ही कॉलम में होगा। अब एक साथ तीनों रो या तीनों कॉलम में काम नहीं कर सकते, राइट। अगर मुझे यहाँ काम करना है तो अगर मैंने 2 को कॉमन लिया फर्स्ट, तो मैं उस टाइम पर जिस 2 कॉमन लेकर क्या बनेगा आपका 1 2 5, तो उस टाइम पर आप लोग सेकंड और थर्ड में तो कुछ नहीं कर पाओगे, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 सब में से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप ये जरूर कर सकते हो, जैसे यहाँ से क्या कॉमन है 6, तो मैं 6 कॉमन लूंगा, और वो 6 कॉमन जब लूंगा तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 1 3 2, बट उस केस में फिर फर्स्ट रो में और थर्ड रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस 6 से। फिर चाहो तो वापस थर्ड रो में से क्या कॉमन है 4, उसको आप अलग से ले लो, तो उसको सिर्फ उस 4 को जो इफेक्ट होगा उस 4 को कॉमन लेने का, सिर्फ कहाँ होने वाला है थर्ड रो में, तो सेम पर फर्स्ट में और सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि एक टाइम पर अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है वैल्यू, तो मैं एक टाइम पर सिर्फ एक ही रो में से या एक ही कॉलम में से ले पाऊंगा। तो फिर मल्टीप्लाई भी जैसे ये कितना हुआ मल्टीप्लाई करोगे, मुझे सपोज 40 को अंदर ले जाना है, तो फिर मैं ऐसा नहीं कि सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बाहर ही एक बार एक ही रो में एक ही कॉलम में निकल रहा है, तो अंदर भी जाएगा तो एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है। मैं अगर ये 40 अंदर ले जाता हूँ तो या तो इनके साथ कर सकता हूँ, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ करोगे तो इन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ करोगे तो इन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ करोगे तो इन दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर किसी के साथ भी सकते हो, या तो रो में कोई एक रो को या तो किसी एक कॉलम, बट होगा किसी एक के साथ। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप बोलते सर 48 अंदर ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये 24 अंदर ले जाने की जरूरत है, 2 को अलग से ले जाने की जरूरत है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये जो 2 दूंगा, मैंने 2 सपोज फर्स्ट रो को दे दिया, अगर फर्स्ट कॉलम को दे दिया, तो फिर उस टाइम पर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये अभी भी 24 बचा है। अब 24 अंदर देना चाहूंगा, 24 में सेकंड कॉलम को दे सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 48 72 78, ये हो सकता है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग इस डिटरमिनेंट में से कुछ भी अगर कॉमन लोगे या अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ होगा। उसके पीछे का रीजन है कि डिटरमिनेंट जब हम लोग सोल्व करते हैं वो भी तो कभी यही करते हैं, एक रो या एक कॉलम को लेके करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था आप लोगों का किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 होंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। सेकंड बहुत काम की चीज है कि कभी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम आया
तो भी आपका डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा, राइट। तीसरा था डिटरमिनेंट को ट्रांसपोज करोगे तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ था डिटरमिनेंट को अगर दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आंसर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा। और फिफ्थ था डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लोगे या कुछ मल्टीप्लाई करोगे एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ, ठीक है। 2 और 24 था तो 2 रो 1 में मल्टीप्लाई किया और 24 कॉलम 1 में करना पड़ेगा। सिक्स प्रॉपर्टी, आप डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में ज्यादा डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे दिया हुआ है कि एक डिटरमिनेंट है जिसमें ये दिया हुआ है आपको a प्लस बी, c प्लस डी, e प्लस f, g प्लस h, i प्लस j, k प्लस l, m प्लस n, o प्लस p, q प्लस r। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मुझे अगर इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट करना हो, मुझे एक में से ज्यादा डिटरमिनेंट बनाना है, तो मैं इसको जब स्प्लिटिंग करूंगा तो अगर मैं सपोज फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट करता हूँ, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है, a, g, m प्लस दूसरा डिटरमिनेंट, इसका एलिमेंट कौन सा बचा, b, h, n। आपने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट किया, बट अगर आपने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट किया तो सेम पर आप सेकंड थर्ड को कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि उसी टाइम पर मैंने इसको भी CIO लिख दिया और यहाँ पर DJG लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। वापस वही प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट को जब सोल्व करते हो तो आप एक ही रो या एक ही कॉलम को लेके करते हो, इसीलिए जब भी कुछ भी काम होगा फिर वो कॉमन लेना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, स्प्लिटिंग करना होगा, वो एक ही रो एक ही कॉलम नहीं होगा। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट किया इट मीन मैं बाकी किसी एलिमेंट के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो जैसा है वैसे ही रहेंगे, सेम यहाँ पर। हाँ, इसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये जरूर कर सकते हो कि अब आपने फर्स्ट को स्प्लिट कर लिया था, अब आप सेकंड कॉलम को स्प्लिट करो, तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो इस डिटरमिनेंट के कितने डिटरमिनेंट बनेंगे, तो एटीएम को तो कुछ नहीं करोगे, e प्लस f, k प्लस l, q प्लस r को कुछ नहीं करोगे, स्प्लिट किसको करना है, सेकंड कॉलम को, तो ये क्या होगा, t i o प्लस a g m d j p, t i o है दूसरा dj भी जाएगा, तो सेम पर तीसरा कैसे भी जाएगा। तो एक में से कितने बने, दो, सेम यहाँ में कितने बनेंगे, दो। उसमें अगर मैंने सेकंड को स्प्लिट किया तो b h n c i o e प्लस f, k प्लस l, q प्लस r प्लस b h n d j p e प्लस f, k प्लस l, q प्लस r। पहले एक ही डिटरमिनेंट था, अब वो एक में से कितने बन चुके हैं, चार। वापस थर्ड को स्प्लिट करोगे तो इसमें और कितने बनेंगे, दो, वही तो बनेंगे। ये दोनों को कुछ नहीं करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या बनेगा, ACE GIK MOQ प्लस ACF GIL M1। तो एक में से कितने बने, इसमें से कितने बने, इसमें से टोटल। सिंगल एलिमेंट का अगर देखना जाए तो एक ही के कितने बन गए, वो आठों डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे आप एक के बाद एक, सबका एडिशन करोगे जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियसली सेम आता होगा, तो फिर आप लोग इतना कौन मेहनत करेगा, वो करना पड़ेगा। वो प्रूविंग के क्वेश्चन में स्प्लिटिंग करना ज्यादा इजी होगा, मैं बताऊंगा जब, पर अभी तो सिर्फ फुल सीख लो कि एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम को स्प्लिट करो। तो इसका उल्टा सोचे तो दो में से एक कब बना, एक में से दो बना लिया, दो में से एक में जाना होगा तो क्या कंडीशन होगी, जो दो कॉलम या दो रो सेम होगा उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों सेम है, तो जैसे वैसे रहेगा, जो अलग अलग होगा उसका बीच में माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। बट एक टाइम पर
एक ही रो एक ही कॉलम, जैसे कि अगर मुझे दो को जोड़ना होगा तो आपके दो रो या फिर दो कॉलम सेम होना चाहिए, तो जो अलग होगा उसको आप ऐड कर लो। समझ आए? बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन से इसी करते हैं लास्ट ईयर का बोला था कि 3/3 का डिटरमिनेंट, जिनको समझ में आएगा आरव बताएगा अपने को, उसको सब समझ आ रहा है, उसको रोज समझ आता है, आपको बताना है। 3/3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। फर्स्ट रो में जैसे इसमें दो का एडिशन है ना, वैसे उसमें दो का एडिशन। सेकंड रो में तीन एलिमेंट का एडिशन है और थर्ड रो में चार का एडिशन। पूछा गया था क्वेश्चन में कि जब मैं इसको सिंगल 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 डिटरमिनेंट बना लूंगा तो टोटल कितने डिटरमिनेंट बनेंगे? समझ आए सबको? क्वेश्चन क्या था? पहले रो में कितने का एडिशन था? दो। दूसरे में कितने का एडिशन था? तीन का। तीसरे में कितने का एडिशन था? चार। यहाँ पर भी चार एलिमेंट, यहाँ पर भी चार एलिमेंट, यहाँ पर भी चार। तो पूछा जब सिंगल, जैसे ये भी मैंने सिंगल सिंगल करना तो लास्ट में 8 बने, तो वैसे वहां कितने बने? ये सर थोड़ा सोचोगे तो आराम से कर लो। 24। वेरी गुड, सही है। कैसे किया था 24? 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। क्यों बराबर? कुछ इधर 2 थे तो 8 हो गए, 2 × 2 × 2 तो 8 हो गए, तो उसमें 3। मतलब वो आंसर सही बोल रहे, बट कैसे होगा? सही है कि मैं आप एक टाइम पर एक को स्प्लिट कर सकते हो। फर्स्ट में कितने कितने थे? 2। तो फर्स्ट को जब स्प्लिट करोगे तो एक में से 2 बन गए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 2 डिटरमिनेंट बचे होंगे, है ना? एक में से 2 बचे। अभी जो 2 बने होंगे उसमें सेकंड रो में कितने एलिमेंट थे? 3। तो एक में से कितने बनेंगे? 3। यहाँ से भी कितने बनेंगे? 6 बन गए। अब फर्स्ट रो सिंगल हो चुका है, सेकंड रो सिंगल हो चुका है, थर्ड रो में अभी भी कितने 4। एक में से कितने बनेंगे? 4। यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, हर एक में से 4। तो 4 6 टाइम्स आंसर इज 20। तो सीधी बात है, एक टाइम पर किसी एक को स्प्लिट कर पा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं? सारे रो में जो एलिमेंट होंगे उसका मल्टीप्लाई कर लो। पहले में 2 थे, फिर 3 था, फिर 4 था, तो 2 × 3 × 4, आंसर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। तो रूल बस वही है, एक टाइम पर कोई एक रो या कॉलम को स्प्लिट कर लो, जोड़ना होगा तो 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए, तीसरा जो अलग होगा उसको ऐड कर लो। ये आपकी 6 प्रॉपर्टी। और जो सबसे काम की है उसमें 2 सबसे काम आता है। एक सेकंड प्रॉपर्टी बहुत काम आता है कि 2 रो 2 कॉलम सेम हो गए तो सोल्व नहीं करते, डायरेक्टली जीरो लिख के आ जाते हैं, राइट? और ये 7th प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूँ। 7th प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास ये एक 3/3 का डिटरमिनेंट है, मैं डिटरमिनेंट में कोई भी रोज या कोई भी कॉलम मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पर R1 की जगह पर R1 + R2 को रिप्लेस कर सकता हूँ। R1 की जगह पर R1 + R2 का मतलब हो गया कि मैं फर्स्ट रो के अंदर R1 और R2 को ऐड कर रहा हूँ। तो ये जो A और D था वो क्या बन जाएगा? A + D, B + D, C +, ये क्या होगा? D E F G H I। हमने R1 को किससे रिप्लेस किया? R1 + R2 से। किससे रिप्लेस किया? R1 + R2 से। तो A + D, B + C और C + है। और जब उसको रिप्लेस किया तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो किसी में अगर मैं कुछ ऐड करूं तो इक्वेशन में अगर मैं +5 करता हूं तो सामने में -5 ही करता हूं। मैंने A में +D किया, -D तो किया भी नहीं। तो फिर ये मेरा जो ऑपरेशन है वो सही कब माना जाएगा? इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो वापस ये मिलता, तो मैं कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस 6 प्रॉपर्टी के साथ इसको स्प्लिट कर सकते हो, कर सकते हैं। कौन स्प्लिट होगा? फर्स्ट रो। और फर्स्ट रो को जब स्प्लिट करोगे तो सेकंड थर्ड में कोई फर्क नहीं होगा। तो फर्स्ट रो क्या होगा? A B C D E F G H I प्लस दूसरा डिटरमिनेंट कौन होगा? D E F G H I।
DF DF सेम हो गया था आंसर सेकंड डिटरमिनेंट बना, बट वो तो 0 है, तो बाकी जो बचा ऊपर का है तो सेम ही हो गया। जिसमें कि मैं प्लस करूंगा और माइनस नहीं करूंगा तो भी कुछ नहीं। तो ऐसा फिर और क्या क्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट प्लस माइनस, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई कर लिया। और रो का ऑपरेशन रो के साथ होगा, कॉलम का कॉलम के साथ। अगर मुझे जरूरत पड़ी और अगर मैंने ऐसा किया C1 इक्वल टू C1 प्लस KC2 प्लस MC3, फिर K नेम आर एनी कांस्टेंट, C1 को रिप्लेस कर लिया मैंने किसके साथ, C1 लिया प्लस KC2, इसके लिए इसको K से मल्टीप्लाई किया और 8 किया, C3 को M से मल्टीप्लाई किया और 8 किया, तब ये क्या बनाऊंगा A प्लस KB MC, फिर D प्लस KE प्लस MS, फिर G प्लस KH प्लस MI, ठीक है। फिर B E H T F I, ऐसा होगा। पर वापस सोल्व करके देख कैसा आ रहा है, क्या आ रहा होगा तो सही है, वरना कुछ गलत चल रहा है। स्प्लिट कर सकता हूँ फर्स्ट कॉलम को, तो स्प्लिट करोगे तो एक में से कितने बनने वाले हैं, 3। पहला कौन बनेगा AD BES CFI, तो यही है, प्लस दूसरा कौन बनेगा AB KE KH BS CFI। ये जो KB KE और KH होगा उसमें K कॉमन निकाल सकता हूँ, और एक टाइम पर एक रो एक कॉलम में तो निकाल ही सकते हो, तो K कॉमन निकला तो बचा क्या BES BES, दो कॉलम सेम हो गए 0, दूसरा डिटरमिनेंट पूरा 0 बन गया, प्लस तीसरा डिटरमिनेंट कौन होगा कॉमन, तो CFI सेम हो गया। और जो मैं कॉलम रो में जो कर रहा हूँ बस इतना ध्यान। अच्छा, ये जो हो सकते हो तो मैंने बता दिया, अपने आपको ये बता दो तो जो नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते हो कर क्या सकता हूँ, तो बस एक काम कर सकता हूँ भाई, प्लस माइनस में कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर KC2 की जगह पर प्लस KC2 माइनस MC3 कर सकते, यहाँ पर माइनस MC आता, यहाँ पर माइनस MF आता, यहाँ पर माइनस MI आता, तो क्या बनता पहला ADG BES CFI, प्लस दूसरे में K कॉमन KB KE और KH में से K कॉमन, तो BH BH सेम होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस तीसरा कौन होगा फिर माइनस MC माइनस MF माइनस MI, तो कॉमन क्या होगा माइनस, तो भी तो 0 ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि R1 में कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ और R1 में R2 प्लस R3 करके, R1 है ही नहीं पूरे, R1 में काम करो तो R1 तो होना ही चाहिए, उसके साथ में आप R2 लोगे या R3 लोगे या दोनों लोगे वो आपकी बात, बट R1 में R1 ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। R1 इक्वल टू R1 माइनस C1, ऐसा नहीं होता। रो का कॉलम के साथ कोई लेना देना नहीं, रो के साथ कॉलम के साथ। C1 इक्वल टू C1 इंटू C3, ऐसा मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, ना डिवाइड होता है। राइट, सिर्फ क्या कर सकता प्लस या तो माइनस, वो भी रो का रो के साथ कॉलम का कॉलम के साथ। अच्छा, आप एक चीज और इसमें देखोगे, मैंने सेकंड कॉलम को K से मल्टीप्लाई किया। नॉर्मली आप मैथमेटिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर डिवाइड भी तो करते हो, मैंने किया ही, फिर मेरा आंसर आ गया। वो इसलिए ऐसा हो गया बिकॉज काम किसमें किया आपने C1 किसमें किया है C1 में फर्स्ट कॉलम में, बट आपने फर्स्ट कॉलम को किससे भी मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में, तो काम तो C1 में हो रहा है ना, इसलिए आपको डिवाइड नहीं करना पड़ा। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर PC1 होता तो फिर मुझे बाहर भी 1/3 करना पड़ता, क्योंकि PC1 का मतलब कि C1 को भी तो आपने P से मल्टीप्लाई किया है। तो फिर स्प्लिटिंग करोगे तो पहला कॉलम जो होगा PA PD PG BS CFI पे P कॉमन निकालोगे तो कैंसिल भी तो करना पड़ेगा। जिसमें काम कर रहे हो अगर उसमें अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो फिर बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, या डिवाइड करो तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट जहाँ काम हो रहा है उसको छोड़ के मैं कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो बाहर से करने की जरूरत नहीं है। सर अभी इसमें स्प्लिटिंग करेंगे तो हर बार 1/3 साथ में जाएगा,
बाकी दोनों में तो जीरो ही हो गया। हाँ साथ में जाएगा, तीनों में साथ में जाएगा, और बाकी दोनों जीरो है, पहले में जीरो कर जाएगा। मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई में आ गया तो सबके साथ में जाएगा। आप बोलोगे सर ये सब कर क्यों रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, एक डिटरमिनेंट मुझे कोई बोले कि इसकी वैल्यू फाइंड करके दो, वैल्यू फाइंड करके देनी होगी, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको इवैल्यूएट करना होगा। तो एक मेथड मैंने आपको सिखा दिया, 7 मेथड है मेरे पास। कोई रो लेके सोल्व कर सकता हूँ, कोई कॉलम लेके सोल्व कर सकता हूँ, सारस मेथड से भी सोल्व कर सकता हूँ, बट मैं किसी से भी नहीं करूँगा। मुझे पता है इसका आंसर 0 है। जैसे मुझे पता चल कि इसका आंसर 0 है, क्योंकि मैं सोल्व करने से पहले हमेशा ये सोचता हूँ किसी कोई प्रॉपर्टी लगा कि मैं 2 रो या 2 कॉलम का सेम बना लूँ तो बन जाता होगा। तो जैसे इसमें ये एबीसी है, मैंने देखा भाई 3 वेरिएबल है पूरे में, ए बी और सी। एक यहाँ तो बाकी दोनों यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या सोचा भाई इसमें अगर मैं C1 में C2 ऐड कर लूँ, C1 में C2 ऐड कर लूँ तो पहला कॉलम क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B। उस टाइम पर ये B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और बाकी दोनों में तो कुछ कर नहीं पाओगे। उसका ध्यान से ये क्या कॉमन है, ये पूरा कॉमन आ सकता है। A प्लस B प्लस C अगर कॉमन आ गया और कॉमन एक टाइम पर एक ही कॉलम में चलूंगा तो क्या बचा, 1 1 1। तो आपका पहला कॉलम और तीसरा कॉलम सेम हो गया। तो अगर सेम हो गया C1 और C3 का आंसर, तो आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे पास डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए अगर प्लस माइनस अगर मेरा काम जल्दी हो जाता तो मैं सोल्व करने नहीं बैठूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि सेकंड प्रॉपर्टी लाने की हम हमेशा ट्राई करते हैं। भाई 2 रो 2 कॉलम सेम अगर हो जाता हो तो कुछ भी प्लस माइनस करने पर तो क्या हो जाएगा, आप डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। तो ये टोटल आपकी 7 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी वापस अगर एक बार रिवाइज करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो आंसर डायरेक्टली 0। किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम सेम होंगे तो भी आंसर 0, बट रो या तो कॉलम सेम होगा तो कुछ नहीं होता। थर्ड था ट्रांसपोज करोगे तो आंसर ट्रांसपोज का मतलब क्या है, कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है, ठीक। फोर्थ था अगर सिर्फ 2 ही रो या 2 ही कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो तो मैग्नीट्यूड। फिफ्थ था डिटरमिनेंट का कॉमन ले सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आंसर, बट एक टाइम पर एक ही रो या एक ही कॉलम। सिक्स था स्प्लिटिंग, बट अगेन एक टाइम पर एक ही रो या 2 डिटरमिनेंट को जोड़ना होगा तो सेम कॉलम सेम होगा, उसके एटलीस्ट 2 रो या 2 कॉलम सेम, तो जो तीसरा अलग अलग होगा उसको जोड़ देने, ठीक है। बाकी दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं। और 7 जो मैंने बताया, आप रोज और कॉलम के बीच में प्लस माइनस कर, जो नहीं कर सकते वो भी तो 3-4 पॉसिबिलिटी, जो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकता। R1 एक चीज और भी, जैसे अगर R1 में से मैं अगर R2 माइनस करने जाऊंगा तो फिर R1 में से ही R2 पहले माइनस होगा, क्योंकि R2 माइनस R1 करने जाऊंगा तो माइनस का प्रॉब्लम आ जाएगा। प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता, R1 प्लस R2 लिखो या R2 प्लस R1 लिखो, बट माइनस को तो फर्क पड़ता है ना। इसलिए अगर R1 में काम करो तो पहला फिर R1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं R1 की जगह पर R2 माइनस R1 करता हूं, तो फिर वो माइनस की गलती हो जाएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट हम लोगों को सिलेबस में 2/2 या 3/3 वो हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। कैसे सोल्व करना वो मैंने आपको बताया। एक्सप्रेस कैसे करते हो, एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, तो पहला हमें रो A11 जब बोलते हो तो 1, ए ऑफ आई जे जब बोलते हो तो आई रो होता है, पहले रो लिखा जाता है, जब भी बोलेंगे डिटरमिनेंट को रीड भी करेंगे तो पहले रोज बोलेंगे, कॉलम कभी नहीं बोलेंगे।
है ना। अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मुझे बोलोगे तो मैं 1 2 3 रो में डालूंगा, 4 5 6 रो में डालूंगा, 7 8 9 रो में डालूंगा। मैं ऐसे नहीं कि कॉलम में उसको डालूं।